नमस्कार, डीडी न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी और आइए सबसे पहले आपको दिखाते हैं इस वक्त की हेडलाइंस। प्रधानमंत्री ने आज मन की बात में डिजिटल सुरक्षा के 3 चरण का जिक्र करते हुए लोगों से इसे अपनाने की अपील की। साइबर फ्रॉड से बचने के लिए सामूहिक मुहिम की जरूरत पर दिया जोर। प्रधानमंत्री ने आत्मनिर्भर भारत अभियान की सफलता पर जताई खुशी। पीएम मोदी ने कहा, यह अभियान देश की सामूहिक चेतना का बन गया है अंग। पहले भारत रक्षा उपकरणों का था सबसे बड़ा खरीदार, अब 85 देशों को कर रहा है निर्यात। गृह मंत्री ने लैंड पोर्ट पेट्रापोल में यात्री टर्मिनल भवन और मैत्री द्वार का किया उद्घाटन। अमित शाह ने भाजपा सदस्यता अभियान का शुभारंभ करते हुए बंगाल में राजनीतिक परिवर्तन का किया आह्वान। मुंबई में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने गिनाई केंद्र सरकार की उपलब्धियां। कहा, भारत के हितों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जाने के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को मिलकर करना होगा काम। और राजधानी दिल्ली की हवा होती जा रही है दमघोटू। AQI फिर 400 पार, कहीं गंभीर तो कहीं बहुत खराब हवा में सांस लेने के लिए मजबूर हैं दिल्ली वाले। और आइए अब खबरों को विस्तार से देखते हैं। देश में आजकल आम जनता साइबर फ्रॉड का आसानी से शिकार हो जा रही है। यहाँ तक कि पढ़े लिखे लोग भी डिजिटल अरेस्ट या इसी तरह के अन्य साइबर अपराध के चंगुल में फंस जाते हैं। मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डिजिटल सुरक्षा के 3 चरण का जिक्र करते हुए इसे अपनाने की अपील की। साथ ही साइबर अपराधों से बचने और लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए #SafeDigitalIndia का प्रयोग करने को कहा। देश में संचार क्रांति और नई प्रौद्योगिकियों ने जहां जीवन को आसान करने का काम किया है, वहीं इससे नई चुनौतियां भी हमारे सामने आ रही हैं। साइबर अपराध के नए नए रूप सामने आ रहे हैं। आजकल लोग डिजिटल अरेस्ट का आसानी से शिकार हो जा रहे हैं। हर वर्ग और हर उम्र के लोग डिजिटल अरेस्ट का शिकार हो रहे हैं। इस तरह के अपराध करने वाले लोग आपसे जुड़ी कई जानकारी रखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में लोगों से इस तरह के अपराध से बचने के लिए डिजिटल सुरक्षा के 3 चरणों का जिक्र किया। पहले चरण में मैंने कहा रुको, दूसरे चरण में मैंने कहा सोचो, और तीसरा चरण कहता हूं एक्शन लो। राष्ट्रीय साइबर हेल्पलाइन 1930 डायल करें, cybercrime.gov.in पर रिपोर्ट करें, परिवार और पुलिस को सूचित करें, सबूत सुरक्षित रखें। रुको, बाद में सोचो और फिर एक्शन लो। ये 3 चरण आपकी डिजिटल सुरक्षा का रक्षक बनेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इस तरह के साइबर अपराधों से बचने के लिए केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर काम कर रही हैं। डिजिटल अरेस्ट के नाम पर जो फरेब चल रहा है, उससे निपटने के लिए तमाम जांच एजेंसियां राज्य सरकारों के साथ मिलकर काम कर रही है। इन एजेंसियों में तालमेल बनाने के लिए नेशनल साइबर कोऑर्डिनेशन सेंटर की स्थापना की गई है। डिजिटल अरेस्ट के नाम पर हो रहे स्कैम से बचने के लिए बहुत जरूरी है हर किसी की जागरूकता। आप जागरूकता के लिए #SafeDigitalIndia का प्रयोग कर सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने स्कूल और कॉलेज के प्रबंधन से छात्रों को इस मुहिम में जोड़ने को कहा। साथ ही सोशल मीडिया के जरिए इससे संबंधित जानकारी साझा करते हुए जनता को जागरूक करने की अपील की। उन्होंने समाज के सभी तबकों से साइबर फ्रॉड से बचने की मुहिम में जुटने की अपील की। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़। उत्तर प्रदेश के बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी ने पीएम मोदी की मन की बात को प्रेरणादायी बताया। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने वोकल फॉर लोकल की बात कर त्योहारों के इस मौसम में आत्मनिर्भर भारत के अभियान को और मजबूत किया है। हम सब ने 115वें मन की बात के एपिसोड को सुना है और प्रधानमंत्री जी ने अपने महापुरुषों की जन्म जयंती लोकल फॉर लोकल वोकल
स्थानीय उत्पादों को वरीयता देना और अपनी कला संस्कृति जिस प्रकार से दुनिया में लोग उसे स्वीकार कर रहे हैं उसकी भी चर्चा की है। और आज जो बड़ा विषय है डिजिटल अरेस्ट का, साइबर फ्रॉड का, उससे भी बचने का आह्वान माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस कार्यक्रम के माध्यम से किया है। मन की बात हम सब देशवासियों के लिए प्रधानमंत्री जी से जुड़ने का एक अनोखा अवसर है। कोलकाता में आयोजित एक कार्यक्रम में भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह ने पश्चिम बंगाल में पार्टी के सदस्यता अभियान का उद्घाटन किया। इस मौके पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मजूमदार, पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी समेत भाजपा के कई और नेता उपस्थित रहे। अमित शाह ने लोगों को सदस्यता पत्र भी सौंपे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कहा कि पश्चिम बंगाल में भ्रष्टाचार चरम पर है। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल से भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए 2026 में यहां भाजपा की सरकार बनना बहुत जरूरी है। बंगाल के अंदर रविंद्र संगीत की जगह बम धमाके सुनाई पड़ते हैं। इसको रोकना चाहते हैं बंगाल की जनता, तो इसका एकमात्र रास्ता है 26 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार। भ्रष्टाचार, नौकरी देने में भी भ्रष्टाचार, मनरेगा में भी भ्रष्टाचार, अनाज बांटने में भ्रष्टाचार, स्वास्थ्य की सेवाओं में भी भ्रष्टाचार, कटमनी का जो बोलबाला बंगाल में हुआ है उसको समाप्त करने का एकमात्र रास्ता है बंगाल में 26 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाना। और जो सिंडिकेट की गुंडागर्दी बंगाल के अंदर है, बंगाल के अंदर माताओं बहनों के सम्मान को तार तार कर दिया जाता है, चाहे संदेश खाली की घटना हो, चाहे आरजी कार की घटना हो, इसको बंद करना है तो इसका एकमात्र रास्ता है यहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार। अमित शाह ने ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा हमेशा उद्देश्यों के लिए काम करती है, परिवार के लिए काम नहीं करती है। ममता दीदी, अभी हमारी कुछ सीटें कम आई, बड़े उत्साह में है। उनको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी थोड़ा उनका गति धीरे पड़ गया है। ममता दीदी, मुगालते में मत रहना। हम तो वो पार्टी है जो 2 सीट आने के बाद 370 लाने का और 370 हटाने का हौसला रखते। हम वो पार्टी है जो उद्देश्यों के लिए काम करती है। भतीजों को मुख्यमंत्री बनाने के लिए हम काम नहीं करते। इससे पहले केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज पश्चिम बंगाल के लैंड पोर्ट पेट्रापोल में यात्री टर्मिनल भवन और मैत्री द्वार का उद्घाटन किया। ये यात्री टर्मिनल दोनों देशों के बीच व्यापार और यात्री आवाजाही को आसान बनाएगा। इस मौके पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बांग्लादेश से हो रही अवैध घुसपैठ को लेकर सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि पश्चिम बंगाल में शांति तभी संभव है जब इस घुसपैठ पर रोक लगेगी। यहां पर शांति की स्थापना में भी ये लैंड पोर्ट अथॉरिटी का इनिशिएटिव बहुत बड़ा योगदान करेगा। जब कानूनी आवाजाही की व्यवस्था न हो तब आवाजाही अवैध रूप से होती है, और जब अवैध रूप से आवाजाही के रास्ते खुलते हैं वो बंगाल की, भारत की शांति को बहुत क्षति पहुंचाते हैं। मैं आज बंगाल की जनता को कहकर जाता हूं, 26 में परिवर्तन कर दीजिए। इस घुसपैठ को हम पूर्णतया रोक कर दम लेने वाले हैं, और शांति बंगाल में तभी हो सकती है जब एक घुसपैठ रुक जाए। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने एक बार फिर घुसपैठियों के खिलाफ अभियान तेज करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि असम में पिछले 2 महीने में 138 घुसपैठियों को पकड़ा गया है। मुख्यमंत्री ने सीमावर्ती राज्यों से घुसपैठियों की पहचान करने के लिए सामूहिक रूप से काम करने की अपील की। Last 2 months we have detected 138 infiltrators and we have pushed them back. Assam and Tripura we are working very closely, we are detecting people. If Bengal government is also
start detecting people, I think this will be a well orchestrated and this will be a systematic effort. केंद्रीय खाद्य आपूर्ति मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार किसानों के लिए काम करने वाली सरकार है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार किसानों की उपज को खरीदने के लिए पूरी तरह से तैयार है। मोदी जी के सरकार द फार्मर्स इज द टॉप मोस्ट प्रायोरिटी, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो इसलिए मैं फिर से आश्वस्त करना चाहता हूं, हम एक एक दाना हम आपसे खरीद लेंगे। स्पेस जो भी ज़रूरत है, जगह का ज़रूरत है, वो ज़रूरत हम क्रिएट कर रहे हैं, उसके लिए व्यवस्था भी कर रहे हैं। उसके साथ ही साथ जैसे मैंने पहले भी कहा, प्राइवेट एंटरप्रेन्योरशिप गारंटी स्कीम में हम स्पेस क्रिएट कर रहे हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। कभी नाच गाना और बेहतरीन खाना, कभी सास बहू की नोक-झोंक में स्वाद का मुस्कुराना, कभी रिश्तों में मुस्कुराहट और स्वाद भरना। असली मसालों का उपहार MDH बनाए खास हर त्योहार, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। आइए मनाए खुशियों की दीपावली MDH मसालों वाली। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। 28 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बड़ोदरा पहुंच रहे हैं। इस दिन स्पेन के प्रधानमंत्री भी बड़ोदरा आ रहे हैं। बड़ोदरा एयरपोर्ट से लेकर टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स तक एक भव्य रोड शो होगा, जिसमें भारत के विकास की गाथा के साथ भारतीय संस्कृति की झलक भी देखने को मिलेगी। और जानकारी दे रहे हैं DD न्यूज संवाददाता नीरज सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 तारीख को बड़ोदरा पहुंच रहे हैं और आपको बता दें कि बड़ोदरा में स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज भी पहुंचेंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ स्पेन के प्रधानमंत्री इसी रास्ते से गुजरेंगे। एक जो रोड शो है उसका जो आयोजन है वो यहाँ पर किया जा रहा है, उसके लिए भव्य तैयारियाँ बड़ोदरा में चल रही हैं। आपको बता दें कि बड़ोदरा एयरपोर्ट से लेकर टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स तक ये रोड शो होगा और दोनों ही देशों के जो प्रमुख हैं उनका स्वागत करने के लिए बड़ी संख्या में बड़ौदा के जो निवासी हैं वो यहाँ पर सड़कों पर पहुँचेंगे और उसके लिए लगातार जो तैयारियां हैं वो भी चल रही हैं। आपको बता दें कि भारत के विकास की जो गाथा है वो इस रोड शो में आपको दिखाई देगी। भारत की संस्कृति, इसके अलावा गुजरात का कल्चर, गुजरात का डांडिया, वो भी रोड शो के दौरान देखने को मिल सकता है। और बड़ौदा निवासियों का ये कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करने के लिए गुजरात के लोग हमेशा से तैयार रहते हैं और लाखों की संख्या में जो लोग हैं वो दोनों ही देशों के प्रमुखों का स्वागत करेंगे। और आपको बता दें कि गुजरात के अलग अलग जो हिस्से से जो लोग हैं वो यहाँ पर अपना जो कार्यक्रम है वो पेश करेंगे दोनों ही प्रधानमंत्रियों के लिए। और उसके लिए जो तैयारियां हैं वो ज़ोर शोर से चल रही हैं। गुजरात के अलग अलग ज़िलों की जो झांकियां हैं वो यहाँ पर देखने को मिल सकती है। और पिछले 10-12 सालों में भारत के अंदर जो विकास की जो गाथा है वो किस तरीके से लिखी गई वो इस रोड शो के दौरान देखने को मिल सकती है। और दोनों ही देशों के जब प्रमुख बैठेंगे तो कई सारे महत्वपूर्ण मसलों पर बातचीत हो सकती है, कई सारे जो समझौते हैं उन पर दोनों ही देश एक राय रख सकते हैं। तो इस लिहाज से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्पेन के प्रधानमंत्री का ये दौरा काफ़ी खास है और बड़ौदा के निवासी बेसब्री से अपने प्रधानमंत्री और स्पेन के प्रधानमंत्री का इंतजार कर रहे हैं। कैमरामैन मनमोहन के साथ नीरज सिंह, DD न्यूज़, बड़ौदा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्पेन के प्रधानमंत्री टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स का 28 अक्टूबर को उद्घाटन करने जा रहे हैं। भारतीय वायुसेना के लिए C295 विमानों का निर्माण टाटा एडवांस सिस्टम्स लिमिटेड के द्वारा किया जा रहा है। भारत और स्पेन के बीच 56 C295 विमानों को लेकर करार हुआ था, जिसके तहत 16 विमान स्पेन की एयरबस कंपनी के द्वारा भारत को सौंपे जाएंगे। बाकी 40 विमान मेड और मेक इन इंडिया के तहत भारत के बड़ौदा शहर में स्थित टाटा एडवांस सिस्टम्स लिमिटेड के द्वारा बनाए जाएंगे।
इस बारे में विस्तार से जानकारी दे रहे हैं डीडी न्यूज के संवाददाता नीरज सिंह। मेरे पीछे जो विमान आपको दिखाई दे रहा है उसका नाम है C295। आपको बता दें कि इंडियन एयरफोर्स का ये नया मालवाहक विमान है और इस विमान की कई तरह की खासियतें हैं और ख़ासतौर से अगर हम इस विमान के बारे में बात करें तो टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड के द्वारा इस विमान को बनाया जा रहा है, क्योंकि भारत और स्पेन के बीच 56 C295 विमानों को बनाने का एक करार हुआ था, जिसके तहत 16 जो विमान हैं वो स्पेन से सीधे आएंगे एयरबस के द्वारा और जो 40 विमान हैं C295 उनका जो निर्माण है वो टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड करेगा। और आपको बता दें कि टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स का जो आधारशिला है 2 साल पहले प्रधानमंत्री ने रखी थी और प्रधानमंत्री स्पेन के प्रधानमंत्री के साथ यहाँ पर पहुँचेंगे भारत के प्रधानमंत्री और टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स है उसका उद्घाटन भी करेंगे। भारत में जो इंडियन एयरफोर्स है उसके पास एब्रो 748 जो मालवाहक विमान है उसको ये रिप्लेस करेगा C295 और कई तरह की खासियतें हैं इसमें। एक तो 480 किलोमीटर प्रति घंटे की जो रफ्तार है उससे ये चल सकता है। 5,500 किलोमीटर से ज़्यादा तक की जो दूरी है ये जो विमान है वो तय कर सकता है। इसके अलावा इस विमान का कई तरह का जो उपयोग है वो किया जा सकता है। सामान को ले जाने में इस विमान का उपयोग किया जा सकता है। अगर इसकी हम क्षमता की बात करें तो 5,000 किलोग्राम से लेकर 10,000 किलोग्राम तक का जो वज़न है इस विमान के अंदर लेकर जाया जा सकता है। 70 के करीब जो सैनिक हैं और इसके अलावा 49 के करीब जो पैरा ट्रूपर्स हैं वो इसके अंदर जा सकते हैं। अगर कहीं जो राष्ट्रीय आपदा की स्थिति है तो इस विमान का जो प्रयोग है किया जा सकता है। मेडिकल के क्षेत्र में इस विमान का जो प्रयोग है वो किया जा सकता है। इसके साथ साथ ही मैं बता दूं कि इस विमान को बनाने में कई तरह के जो लघु उद्योग हैं और इसके अलावा MSME हैं उनसे जो कलपुर्जे हैं वो यहाँ पर बड़ौदा स्थित इस जगह पर मंगाए जाते हैं और यहाँ पर असेंबल किया जाता है। फाइनल असेंबल लाइन यहाँ पर बड़ौदा में मौजूद है। कैमरामैन मनमोहन के साथ नीरज सिंह, DD न्यूज़, बड़ौदा। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज के साथ बड़ोदरा टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स का शुभारंभ करेंगे। इस बारे में डीडी न्यूज के संवाददाता विशाल बैरिस्टो ने पूर्व वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी से खास बातचीत की। ये एक ऐतिहासिक मौका है और हम बात कर रहे हैं भारतीय वायुसेना के सेल्फ रिलायंस की और भारत में बन रहे नए एयर डिफेंस इकोसिस्टम की। और हमारे साथ बातचीत करने के लिए फॉर्मर एयर चीफ मार्शल चौधरी, आइए हम उनसे बात करते हैं और जानते हैं। एयर चीफ मार्शल चौधरी, कितना बड़ा मूवमेंट है ये, C295 एक नया अध्याय लिखने जा रहा है? आपने जैसे कहा ये वाकई एक ऐतिहासिक क्षण है हमारे लिए, जब भारत में पहली बार एक लड़ाकू ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट भारत में पूरी तरह से निर्मित होगा। और ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी की तौर से ये पहले 16 जहाज़ हमारे फ्लाईओवर कंडीशन में आने वाले हैं और बाकी के 40 जहाज़ हिंदुस्तान में पूरी तरह से निर्मित होंगे। तो ये आप जैसे कहा ये वाकई एक ऐतिहासिक क्षण है भारत के लिए। सितंबर में 21,000 करोड़ का एक डील साइन हुआ स्पेन के एयरबस के साथ। तो किस तरह से आप देखते हैं इसको, ख़ास तौर से निजी क्षेत्र की बढ़ती हुई भूमिका की अगर हम बात करें तो? ये आत्मनिर्भरता को बहुत प्रोत्साहन देगा। इस कॉन्ट्रैक्ट के जरिए भारत में पहली बार प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री का बहुत बड़ा रोल होगा हवाई जहाज़ बनाने में। और इसमें उदाहरण के लिए लगभग 35 कंपनीज़ का अप्रूवल मिला है एयरबस की तरफ से विद इन इंडिया मैन्युफैक्चरिंग के लिए। और इन 35 कंपनीज़ में से 29 कंपनीज ऐसी हैं जो MSME सेक्टर में आती हैं। सर, 2 साल से कम टाइम के अंदर हम इसको असेंबली को हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। कल प्रधानमंत्री इसका उद्घाटन भी कर देंगे और स्पेन के प्रधानमंत्री भी साथ होंगे। आपने बात की MSMEs की, तो रोज़गार के अवसर ज़्यादा से ज़्यादा उपलब्ध हो, उसमें इस प्रोजेक्ट की कितनी बड़ी भूमिका देख रहे हैं आप? हिंदुस्तान में जब 17वां एयरक्राफ्ट बनेगा उसमें लगभग 80,000 मैन आवर्स भारतीय वर्कफोर्स की तरफ से होंगे और धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते
ये लगभग 96% तक मैन आवर्स इंडियन एम्प्लॉयज़ और इंडियन इंजीनियर्स की तरफ से होंगे। तो ये बहुत बड़ा ये हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है कि ज़्यादा से ज़्यादा टेक्नीशियंस और एरोनॉटिक इंडस्ट्री को अपॉर्चुनिटी मिलेगी इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए। आपने सुना एयर चीफ मार्शल चौधरी को, और जाहिर सी बात है ये जो C295 है वो भारतीय वायुसेना के लिए एक नया अध्याय लिखेगा स्वर्णिम अक्षरों में। कैमरामैन विनय तिवारी के साथ मैं विशाल बैरिस्टो, DD न्यूज़, दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 29 तारीख को आयुर्वेद दिवस पर दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान में इसके दूसरे चरण का उद्घाटन करेंगे। इसको लेकर केंद्रीय आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव ने कहा कि इस दिन दुनिया भर में आयुर्वेद को लेकर कार्यक्रम होंगे। इस साल आयुर्वेद दिवस की थीम वैश्विक स्वास्थ्य के लिए आयुर्वेदिक नवाचार है। बता दें कि साल 2024 में मोदी सरकार में ही आयुर्वेद मंत्रालय की स्थापना हुई, जिससे देश को स्वास्थ्य के साथ आर्थिक लाभ भी मिल रहा है। 29 तारीख को दुनिया भर में आयुर्वेद दिवस मनाया जा रहा है और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं केंद्रीय आयुष मंत्री स्वतंत्र प्रभार प्रताप राव जाधव जी। सर, क्या तैयारियां हैं 29 तारीख को लेकर और इस बार आयुर्वेद दिवस में क्या खास रहने वाला है? 29 तारीख को हमारे ये जो हमारा आयुर्वेद संस्थान है, यहाँ पर माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी खुद पधार रहे हैं और उनके हाथों से और उनके कर कमलों द्वारा यहाँ का जो हमारा फेज 2 यहाँ पर बनाया गया है, लगभग 55,000 स्क्वायर मीटर का जो बना हुआ है, उसका भी इनॉग्रेशन माननीय प्रधानमंत्री करने वाले हैं। ये बारी जो हमारा आयुर्वेद का जो थीम है वो है वैश्विक स्वास्थ्य के लिए आयुर्वेदिक नवाचार। ये थीम लेके हम ये साल हमारा आयुर्वेदिक दिन मना रहे हैं। आयुर्वेद का लोहा इस समय दुनिया मान रहा है और खासकर भारत ने जिस तरीके से काम किया है उसका असर हमें देखने को मिल रहा है। आपको लगता है इस तरीके से लगातार सरकार आयुर्वेद को बढ़ावा दे रही है, भविष्य आयुर्वेद का बहुत सुनहरा है? जब से हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी बने, उन्होंने 2014 में ही यहाँ पर आयुष मंत्रालय की स्थापना की, जो कि पहले नहीं थी। 2014 के पहले इसका जो बजट था वो 250 करोड़ से भी कम था, लेकिन आज की स्थिति में 2024 में इसका बजट लगभग 3,400 करोड़ के पास वहाँ पर पहुँच गया है। जो हमने आयुष वीज़ा निकाला है उसके तहत हजारों लोग बाहर के देश से हमारे देश में आयुर्वेदिक उपचार करने के लिए भी आ रहे हैं। तो आयुर्वेद एक क्रांतिकारी परिवर्तन है और जिसको लेकर भारत सरकार लगातार काम करते हुए नजर आ रही है और सीधे तौर पर कहा जा सकता है कि आर्थिक तौर पर भी इसमें भारत को फायदा हो रहा है। कैमरा पर्सन सौरभ के साथ निशांत राय, DD न्यूज़, दिल्ली। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए सरगर्मी बढ़ गई है। महाराष्ट्र के पुणे जिले के कोथरूड विधानसभा क्षेत्र में भी चुनाव का असर दिखने लगा है। कोथरूड को पुणे का शिक्षा का केंद्र कहा जाता है। यहाँ केंद्र सरकार कई ऐसी योजनाएं केंद्र सरकार की हैं जो आधी आबादी के जीवन को समृद्ध बना रही हैं। यहाँ की महिलाओं से बातचीत कर योजनाओं का जायजा लिया DD न्यूज़ के संवाददाता धीरज कुमार ने। ये पुणे का कोथरूड विधानसभा क्षेत्र है। इस वक्त हमारे साथ बहुत सारी महिलाएं हैं जो कि यहाँ इकट्ठा हुई हैं और इनसे हम जानने की कोशिश करते हैं कि महिलाओं के यहाँ क्या क्या मुद्दे रहे हैं जो कि आपने बीते 5 सालों में देखा है। युति का सरकार है, उन्होंने महिलाओं के लिए सबसे ज़्यादा इफेक्टिव जो लाडली बहन है हमारी, वो योजना लाई है और सभी महिलाओं को इसका बहुत फ़ायदा हो गया है क्योंकि इन्होंने सरकार ने हमें 1,500 रुपये दिए हैं हमारी लाडली बहनों के लिए। तो विधानसभा के इस चुनाव में 30% महिलाओं को आरक्षण दिया गया है और ज़्यादातर महिला क्या रहती हो, ससुराल से मैके, मैके से ससुराल जाती है, तो उनके ज़्यादा ज़रूरत रहती है बस की। तो बस में 50% अलाउ किया गया है इस सरकार ने। बहुत गारंटी के साथ कहती हूँ कि हमारा महाराष्ट्र महिलाओं के हर सर्वांगीण विकास के लिए हमेशा तात्पर्य है। ये महायुति सरकार, हर योजनाएं तो मिली हैं हमें, पर हम खुद भी क्रिएट कर रहे हैं। महिलाएं खुद का अपना उद्योग बना रही हैं, खुद आत्मनिर्भर बन रही हैं। बचत गट है, स्वयं सहायता समूह है, सेल्फ हेल्प ग्रुप, सबको लेकर के हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। वुमेन्स एम्पावरमेंट ये जो आज आया है, मैं आपको सबसे बताती हूँ कि इतनी सारी योजनाएं हैं, उज्ज्वला गैस
पैकेज आया है, लाड़की बहन योजना आया है। हर महाराष्ट्र की महिला को एक शक्ति मिली है। जो महिला आज उनका ना खाता भी नहीं था, आज उनका खुद का एक आइडेंटिटी हो गया है। हमारे यहाँ मेट्रो हो चुकी है और इस बदलाव का एक सबसे महत्वपूर्ण योगदान जो रहा है, हमारी मेट्रो एक महिला भी चलाती है और ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इन योजनाओं ने खासकर जो महिला हैं उन महिलाओं की जो ज़रूरतें, उसकी ज़रूरतों को पूरा किया है, उनकी ज़िंदगी में बदलाव आया है। कैमरामैन सुमित धीमान के साथ धीरज कुमार, DD न्यूज़, पुणे। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए DD न्यूज़ के साथ। नमस्कार।